ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट सेशन में हम सेक्शन 3 में जो डेफिनेशंस हैं उन सब पे ओवरव्यू ले रहे थे, क्विक ओवरव्यू। आप लोग मुझे बताएंगे कहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था या कहाँ तक हमारा डिस्कशन था? मुजम्मिल आप बताएंगे कब कहाँ तक हमने कर लिया था? एक्सपायरी डेट की क्लेम्ड एफिकेसी सेफ्टी पढ़ रहे थे। ठीक है, सही है। एक्सपायरी डेट की डेफिनेशन हम डिस्कस कर रहे थे, इसी को रिज्यूम करते हैं। लेकिन जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी लास्ट सेशन में, हम उसे जरा क्लेरिफाई करते हैं। एक्सपायरी डेट का मतलब ये है कि जिस डेट के बाद जो लेबल क्लेम है, मैन्युफैक्चरर का लेबल क्लेम बरकरार नहीं रहता। यहाँ पर कतन ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई कि उसके बाद ड्रग टॉक्सिक हो जाएगी या कोई भी ऐसी चीज हो जाएगी। जहन में ये रखिएगा कि अगर एक्सपायरी डेट गुजरने के बाद किसी किस्म का कोई पॉइजनस सब्सटेंस बन रहा हो विच विल बी इंजीरियस टू हेल्थ, तो ऐसी कोई भी ड्रग मार्केट में नहीं आएगी। ये बात ज़हन में रखें, ठीक है। तो एक्सपायरी डेट गुजरने के बाद हम ये तो कह सकते हैं कि क्लेम्ड एफिकेसी मेंटेन नहीं रहेगी, ड्रग की एक्टिविटी कम हो जाएगी, लेकिन पॉइजन हो जाएगा अनलेस स्टोरेज कंडीशंस मेंटेन रखी हैं, ठीक है। पॉइजन नहीं बनता। हाँ, स्टोरेज कंडीशन ही आपने ऐसे रखी है, अंडर अनसैनिटरी कंडीशन रखा हुआ है या हाई ह्यूमिडिटी या हाई टेम्परेचर पे रखा है, तो कुछ भी हो सकता है। ओके, इसके बाद एक्सपायरी डेट के अलावा इसी में हम एक बात और करते हैं, लीगल एस्पेक्ट। लीगल एस्पेक्ट ये है कि आप एक्सपायरी डेट के बाद ड्रग सेल नहीं कर सकते। और ख्याल रखिएगा आफ्टर की बात है। अगर आप बिल्कुल वर्ड टू वर्ड माइक्रो डिटेल में जाएंगे तो लॉ की लैंग्वेज में मतलब ये निकलेगा कि अगर एक्सपायरी डेट है, फॉर एग्जांपल 10 जुलाई 2020 एक्सपायरी डेट है, तो 10 जुलाई 2020 को यू कैन सेल अ ड्रग। वर्डिंग यही बता रही है, एग्री कर रहे हैं ना? वर्डिंग यही बता रही है कि जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन तो आप सेल कर सकते हैं। वर्डिंग कह रहे हैं कि आफ्टर विच इट इज नॉट परमिसिबल टू सेल द ड्रग। ठीक, अच्छा, ये तो बात होगी लॉ की। अब रेगुलर प्रैक्टिस क्या होती है? रेगुलर प्रैक्टिस आमतौर पर ये होती है कि देखें एक्सपायरी डेट, फॉर एग्जांपल एक्सपायरी डेट यही 10 जुलाई है, लीगली यू कैन सेल द ड्रग ऑन 1 जुलाई। आपने 1 जुलाई को ड्रग सेल कर दी, 7 जुलाई को ड्रग सेल कर दी। पेशेंट उसे चांसेस होंगे कि पेशेंट शायद 10 जुलाई से पहले कंज्यूम ना करे, पेशेंट उसके बाद इस्तेमाल करे। तो कंपनीज कोशिश ये करती हैं कि शेल्फ में नियर टू एक्सपायरी ड्रग मौजूद ना हो। 3 महीने पहले कुछ कंपनीज अपना स्टॉक उठा लेती हैं नियर टू एक्सपायरी ड्रग का, या 6 महीने पहले उठा लेती हैं, जो दे कंपनीज हु डू केयर अबाउट देयर इमेज। ऐसा ना हो कि शेल्फ में उनके एक्सपायर्ड प्रोडक्ट पड़ी हुई हो। इसी तरीके से जो तरीके का जो काम कर रहे होते हैं रिटेल ड्रग स्टोर में, वो भी कोशिश करते हैं कि नियर टू एक्सपायरी वाली ड्रग, एक आध महीने वाली ड्रग यहाँ पर ना रखें। ठीक, ये बात ड्रग की होगी। इसी तरीके से अगर आप लोग ड्रग के अलावा दूसरे सब्सटेंसेस को देखें तो एक्सपायरी डेट के करीब वाली ड्रग्स, नॉट ड्रग्स, एक्सपायरी डेट के करीब जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें या तो उठा लेंगे, अगर उठाएंगे तो स्टॉक का नुकसान होता है। तो कॉमन प्रैक्टिस क्या होती है? सेल लगा देते हैं, बाय वन गेट वन फ्री, इस टाइप की चीजें होती हैं। ड्रग पे आप ये कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ड्रग में आप कस्टमर को एडवर्टाइज, मतलब आपके पास एडवर्टाइजमेंट का मार्जिन बहुत कम है, आप ये करते नहीं से ड्रग में आपको कभी भी सेल नजर नहीं आएगी। हाँ, वो डिस्काउंट नजर आ जाएगा, डिस्काउंट जरूर होता है, वो डिस्काउंट एडवर्टाइजिंग रूल्स में प्रॉपर्ली लिखा हुआ है, 15% डिस्काउंट है, ठीक है। दैट वाज अबाउट द एक्सपायरी डेट। हियर कम्स द डेफिनेशन ऑफ एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का क्या मतलब है? एक्सपर्ट का मतलब मैं आपसे पूछूंगा, उर्दू में पूछूंगा, एक्सप्लेनेशन पूछूंगा, तो आप क्या बताएंगे एक्सपर्ट कौन होता है? एक्सपर्ट कौन होता है? प्लीज कमेंट, प्लीज कमेंट कीजिए। एक्सपर्ट की अंडरस्टैंडिंग क्या है आपकी नजर में? माहिर हो किसी चीज में। ठीक है, उर्दू में हम यही कहेंगे, अब कोई शख्स, कोई खातून किसी चीज के माहिर हैं, ये हमें पता कैसे चलेगा? तो एवेल्यूएट करना पड़ेगा, मुख्तलिफ एग्जाम्स होंगे, तो एक डिफाइन कर दिया है कि एक्सपर्ट आप उसे बोलेंगे जो स्पेशलिस्ट हो और जिस स्पेशलाइजेशन उसने ली है, ट्रेड में नहीं, स्किल्स में नहीं, उसने स्पेशलाइजेशन की है थ्रू यूनिवर्सिटी एजुकेशन। और स्पेशलाइजेशन का आपको पता है कि देखिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन स्टार्ट कहाँ से होती है? पहली चीज होती है डिग्री, बैचलर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए और उस डिग्री के बाद उसकी हुई स्पेशलाइजेशन। स्पेशलिस्ट आप किसे कहते हैं? बेसिक डिग्री के बाद मजीद इनहांस करे, मास्टर्स तो कम से कम हो, प्लस कुछ एक्सपीरियंस। तो एक्सपर्ट जैसे हम कहते हैं जनरल एक्सपर्ट एक जनरल टर्म है,
लीगली एक्सपर्ट आप किसे कहते हैं? उस बंदे को कहते हैं जिसने यूनिवर्सिटी एजुकेशन ली है और यूनिवर्सिटी एजुकेशन के थ्रू उसने स्पेशलाइजेशन की है। मतलब बैचलर जो पहली डिग्री होती है, पहली डिग्री के बाद उसके पास कोई और डिग्री होगी प्लस उसके पास कुछ एक्सपीरियंस होगा। सिंपल एमफिल या पीएचडी बंदे को आप एक्सपर्ट नहीं बोल रहे हैं, उसके पास कुछ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड का, तब जाके वो कहलाएगा एक्सपर्ट। एक्सपर्ट को समझने की जरूरत क्यों है? क्योंकि अगर आप आगे देखेंगे सेक्शन गालिबन 11 या 12 में एक्सपर्ट कमेटी की एक्सपर्ट कमेटी है सेक्शन पूरा, वहां पर बताया गया है कि तमाम काम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कर नहीं सकते, कैपेसिटी मतलब कर तो सकते हैं लेकिन चूंकि काउंट उनका कम होता है, तो उनकी मदद के लिए एक ऑनेस्ट इंडिपेंडेंट ओपिनियन के लिए एक्सपर्ट्स हायर किए जाते हैं। तो एक्सपर्ट कौन होगा? एक्सपर्ट को यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद एक्सपोर्ट की डेफिनेशन आ रही है, मेरा ख्याल है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जेनरिक नेम मेरा ख्याल है कि ये भी पता है। जेनरिक नेम आप उसे कह रहे हैं जो वेल नोन नाम है। नॉन प्रोप्राइटरी नेम है। प्रोप्राइटरी नाम क्या होता है? प्रोप्राइटरी का मतलब ये होता है कि प्रोप्राइटर से निकला है, जो ओन कर रहा है उस ब्रांड को, उसने अपना कोई नाम दे दिया कि मैं पैरासीटामोल को एबीसी के नाम से बेचूंगा, तो एबीसी इज द ब्रांड नेम। एंड पैरासीटामोल मतलब वो नाम जिसे दुनिया भर में हर ऑफिशियल बुक में रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसे आप कहेंगे जेनरिक नेम। ठीक है, जेनरिक जो कि हर जगह यूनिफॉर्मली इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, जेनरिक नेम के बाद फिर गवर्नमेंट एनालिस्ट। अगर हम इसको देखें तो पहले भी जिस तरह हमने बोर्ड को ऊपर एक मिनट कहीं पर हमने देखिएगा सेंट्रल लाइसेंस बोर्ड की डेफिनेशन में देखी थी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? बोर्ड सेटअप अंडर सेक्शन 5 पहले हमने देखा था। इसी तरीके से गवर्नमेंट एनालिस्ट की डेफिनेशन आ रही है, मींस फेडरल गवर्नमेंट एनालिस्ट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट एनालिस्ट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 16। तो आप पीछे अंडर सेक्शन 16 में देखेंगे, सेक्शन 16 को अगर आप देखेंगे तो वहां पर लिखा होगा गवर्नमेंट एनालिस्ट कौन होता है, कौन अपॉइंट करता है, उसका तरीकाकार तो नहीं, उसका तस्करा होगा, अजमाली तस्करा होगा। डिटेल इसकी रेलेवेंट रूल्स में है जो इस मैनुअल में अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी। स्कैन डॉक्यूमेंट में गवर्नमेंट एनालिस्ट की डिटेल है। इसी तरीके से इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर भी इसी तरीके से लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 17। इंस्पेक्टर की भी डिटेल आपको रूल से मिल जाएगी। ये हम सब डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ डेफिनेशन, जहां थोड़ा ऐसी डेफिनेशन को थोड़ा डिस्कस करना है, सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करूँ, बाकी सबको तेजी से निकाल रहा हूँ। इम्पोर्ट अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। लेबल को जरा बताइए कि लेबल की डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। काइंडली मुझे बताइए, क्या हम लेबल की डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं? प्लीज हेल्प करें। जी मुझे आवाज समझ नहीं आई थी, काइंडली रिपीट कीजिएगा। सर लेबल और लेबलिंग हम कर चुके हैं। कर चुके हैं। शुड आई डिस्कस मोर? कोई सवाल इसके हवाले से? आगे बढ़ें। एक बार थोड़ा उसको बता दें दोनों में फर्क। अच्छा चलिए मैं समराइज कर देता हूँ। लेबल का मतलब ये कि इमीडिएट कंटेनर पे आप गौर कीजिएगा, इमीडिएट कंटेनर पे जो कुछ भी लिखा हुआ होगा, राइट लिखा हुआ हो, प्रिंट किया हो, या किसी किस्म का ग्राफिक मैटर हो, मतलब यहाँ पर इमेज यूज समझे आपने मार्कर से, इमीडिएट कंटेनर है ग्लास एम्प्यूल, एम्प्यूल के ऊपर आपने मार्कर से 2 लाइनें ही मार दी हैं तो वो भी लेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, ये जहन में रखिएगा, ग्राफिक मैटर लिखा हुआ है, प्रॉपर लाइनें खींच दी हैं इमीडिएट कंटेनर पे, ये भी लेबल है। ठीक है, या तो इमीडिएट कंटेनर पे जो कुछ भी लिखा होगा वो लेबल कहलाएगा, या आउटसाइड कंटेनर उसके बाद का जो कंटेनर है वो, या रैपर। क्योंकि अगर हम इसको शामिल नहीं करेंगे तो फिर इमीडिएट कंटेनर के ऊपर ही सबको लिखना पड़ेगा। फिर आप देखें सस्पेंशंस, इमल्शंस, सॉल्यूशंस हैं, इनके ऊपर आपका एक रैपर, एक पेपर लेबल चिपका हुआ होता है। अगर आप इमीडिएट कंटेनर बोलते तो फिर आपको उसी के ऊपर ग्लास एम्प्यूल या वाइल की तरह प्रिंट करना पड़ता है, जो कि फिर मुश्किल हो जाता काफी। ठीक है, जो कुछ भी इसके ऊपर होगा दैट कंटेन इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अब यहाँ पर नहीं लिखा हुआ कि इसके अंदर क्या मौजूद होगा, बस ये लिखा हुआ है कि जो कुछ भी होगा, 2 लाइनें भी खींची होंगी वो भी लेबल होगा। अब लेबल में मेंशन क्या होना चाहिए, इसके लिए सेपरेटली लेबल एंड पैकिंग रूल्स हैं। मेरा ख्याल है मैं जो लेबलिंग पैकिंग रूल्स मॉर्निंग सेशन में हमने डिस्कस किए हैं, उसकी जो भी इंटरेक्टिव सेशन तो उसकी वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। गाइडेंस के लिए वो देख लीजिएगा, हम यहाँ पर अलग डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसमें जो सवाल रह गए होंगे वो काइंडली आप लोग ध्यान में रख के डिस्कस कर लें। लेबल के बाद लेबलिंग आ रही है। लेबलिंग में इसके बाद की चीजें, अब इसके बाद की चीजें क्या होती हैं, मैं देख लेते हैं इसको। मीन ऑल लेबल्स एंड अदर रिटन प्रिंटेड ग्राफिक मैटर अकम्पेनिंग एनी ड्रग। लेबल में क्या था? लेबल में फोकस वाज द इमीडिएट कंटेनर या आउटसाइड कंटेनर था। अब लेबलिंग में इसके अलावा चीजें आ जाएंगी। एग्जाम्पल, लीफलेट। लीफलेट इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल। लीफलेट इमीडिएट कंटेनर नहीं होता, तो यहाँ पर भी जो वर्डिंग है ना, मींस ऑल लेबल्स एंड अदर रिटन प्रिंटेड ग्राफिक मैटर। पैकेज के अंदर, ड्रग पैकेज के अंदर इसके अलावा कौन सा मटेरियल होता है? लीफलेट होता है, तो लीफलेट लेबलिंग में आ जाएगा। इसी तरीके से आप उसके साथ कोई और चीज दे रहे हैं,
एक्स्ट्रा कंटेनर के साथ आप कुछ दे रहे हैं तो वो भी लेबलिंग के में ही शुमार होगा। लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो लाइसेंस इशू करती है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन है, इस पर जरा टाइम लगाना पड़ेगा। मैन्युफैक्चर के हवाले से आपके जहन में क्या कॉन्सेप्ट है, आप लोग शेयर करेंगे? मुजम्मिल के अलावा कोई और शेयर करना चाहेगा? मैन्युफैक्चर का क्या मतलब होता है? कोई भी यस नो की बात नहीं है, सही गलत की बात नहीं हो रही, प्लीज शेयर योर ओपिनियन। जी मैन्युफैक्चर के हवाले से अपना ओपिनियन शेयर कर लीजिए प्लीज। माइक इस वक्त रिदा का ऑन है, अगर कुछ कहना चाह रही हैं तो मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, कोई और कमेंट करना चाह रहे हैं प्लीज कुछ बोलें ताकि हम तेजी से इस पे आगे बढ़ें। मैन्युफैक्चर की अंडरस्टैंडिंग क्या है आपकी नज़र में? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओपिनियन व्हिच यू हैव। बनाना किसी चीज को। किसी चीज को बनाना और प्रिपेयर और मैन्युफैक्चर में फिर करना करेंगे ना। अगर हम ये कहेंगे बनाना तो फिर मिलता जुलता वर्ड प्रिपेयर आ जाएगा, फिर प्रिपेयर और मैन्युफैक्चर में कोई फर्क निकालना पड़ेगा। तो मैन्युफैक्चर किसे कहते हैं? किसी चीज को इन्वेंट करना। ठीक है, इन्वेंट कर रहे हैं मतलब आप किसी जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है आप कुछ चीजें जोड़ के एक नई चीज बना रहे हैं, ऐसे ही कुछ होगा। सर किसी चीज को लार्ज स्केल पे बनाना। लार्ज स्केल पे बनाना, ठीक है। मतलब कॉमन चीज क्या आ रही है? कॉमन चीज ये आ रही है कि आप कुछ बना रहे हैं जो एक्चुअली चीज इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती, आपने मुख्तलिफ चीजें जोड़ के या चीजों को जमा करके कोई एक ऑपरेशन से गुजार के एक नई चीज लेकर आए। ठीक है, अब जरा लीगल डेफिनेशन देखते हैं हम मैन्युफैक्चर कहते हैं किसे। क्योंकि देखें जो हम इन्वेंट की बात करेंगे, डिस्कवर की बात करेंगे, तो प्रिपेयर की बात करेंगे, चीजें हो जाएंगी थोड़ी सी अलग। मैन्युफैक्चरिंग में मुख्तलिफ एस्पेक्ट आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में सेल का भी इस एस्पेक्ट आएगा, जैसे अभी आपने कहा कि लार्ज स्केल की बात हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग में सेल के एस्पेक्ट देखते हैं। डेफिनेशन को जरा हम क्लियर कर लेते हैं। मैन्युफैक्चर इन रिलेशन टू ड्रग, मतलब इन्होंने कर दिया कि सिर्फ ड्रग के एस्पेक्ट से मैन्युफैक्चर आप किसे कहेंगे? ऑल ऑपरेशंस। कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो कि ड्रग की प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रहे हो, इंक्लूडिंग processing, compounding, formulating, filling, packing, repacking, altering, ornamenting, finishing and labeling with a view to its storage, sale and distribution। मतलब क्या हुआ? जो आप लोगों ने कहा है इसी चीज को मजीद थोड़ा एक्सप्लेन किया है। अभी तक हमारे पास एक वर्ड आ रहा था कि कोई चीज हमें बनानी है, बनाने के लिए मुख्तलिफ स्टेप से गुजरना होता है। वो चीज आ गई ड्रग के हवाले से ऑपरेशंस। ऑपरेशंस के हवाले से क्या कर रहे हैं कि इन ऑपरेशन में क्या क्या चीजें शामिल है? प्रोसेसिंग शामिल है, मतलब आपके पास रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को आप किसी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, साइज उसका बड़ा है, साइज छोटा कर रहे हैं, या आप ग्रेनुलेशन की तरफ जा रहे हैं, फाइन पार्टिकल्स हैं, आप ग्रेन्यूल्स बना रहे हैं ताकि फ्लो वगैरह उसका बेहतर हो जाए। कंपाउंडिंग, चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं आप। फॉर्मुलेटिंग, अगेन ब्लेंडिंग के प्रोसेस से गुजार रहे हैं, हीटिंग, मतलब जो भी आप मिक्सिंग वगैरह कर रहे हैं। फिलिंग, आमतौर पर फिलिंग आप कर रहे होते हो, नॉर्मली जो आपके जहन में आएगा, आप एम्प्यूल में फिलिंग कर रहे हैं, ग्लास बॉटल्स में आप फिलिंग कर रहे हैं, लिक्विड को आप फिल कर रहे हैं। पैकिंग, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। रीपैकिंग, रीपैकिंग भी मैन्युफैक्चर में शामिल होगी। आल्टरिंग, आल्टरिंग बताता है पैक साइज, नॉर्मली ये होता है कि पैक साइज आपने चेंज कर दिया। ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग या लेबलिंग, ये तमाम एस्पेक्ट्स मैन्युफैक्चर में शामिल हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स को जरा सा हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे प्रोसेसिंग हमें क्लियर है, मतलब आप लोग इंडस्ट्रियल फार्मेसी में से पढ़ के आए हो तो ऑपरेशन और प्रोसेसेस आप लोग को क्लियर है। मतलब आपने मिक्स किया या आप ड्राई कर रहे हो, ठीक है, ऑपरेशंस प्रोसेसेस, साइज रिडक्शन कर रहे हो, ये इसमें शामिल हो जाएंगे। कंपाउंडिंग क्या चीज़ होती है? यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस। फॉर्मुलेटिंग क्या चीज़ होती है? आप चीज़ों को मिक्स करके एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिक्स करके कोई एक नई चीज़ बना रहे हैं। फिलिंग क्या चीज़ है? यू नो इट। पैकिंग क्या चीज़ होती है? पैकिंग का क्या मतलब है? आप में से कोई शेयर करेगा पैकिंग का क्या मतलब है? प्लीज, पैकिंग का क्या मतलब है? पैकिंग का कोई मतलब आ रहा है आपके जहन में? पैकिंग की मैं देख लूँ डेफिनेशन, पैकिंग की कोई डेफिनेशन भी यहाँ नहीं लिखी हुई, एटलीस्ट मुझे नजर नहीं आ रही पैकिंग की डेफिनेशन। तो पैकिंग का मतलब ये है कि आपने कोई भी चीज़ बनाई है उसे आप
इजी टू हैंडल किसी किस्म के पैकेज में शिफ्ट कर रहे हैं ताकि हैंडलिंग उसकी आसान हो। रीपैकिंग का मतलब होता है कि आपने मार्केट में कोई बड़े साइज की ड्रग दे दी थी, मतलब एक ब्लिस्टर में 50 टैबलेट्स थी, अब वो बिक नहीं रहा क्योंकि यूनिट हो गया ना, प्राइस उसकी ज्यादा, कटिंग वटिंग करके जो हम दे रहे होते हैं ना, कैंची से काट के दे रहे होते हैं, इट इज नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि इसमें जो लेबल पीछे प्रिंट हुआ होता है, लेबल कट जाता है, पूरा पढ़ा नहीं जाता। बाज़ औक़ात आप 2 टैबलेट लेते हो, पीछे लिखा हुआ नहीं होता कि यार टैबलेट कौन सी है, नाम नहीं आता ना 2 टैबलेट पे 3 टैबलेट पे, तो पूरा ब्लिस्टर इस प्रीफर किया जाता है कि आप उसे सेल करें। अगर 50 टैबलेट्स का ब्लिस्टर बन गया, मार्केट में बिक नहीं रहा, मार्केट की डिमांड देखते हुए आपने बना दिया था, लेकिन अब अगर बिक नहीं रहा तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर नॉर्मल ये होता है कि रीपैकिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, आप मार्केट से उठाते हैं 50 को, उसे फिर आप काट के छोटे पैक्स में पैक कर देते हैं। या 10 ml का वाइल आपने बना दिया, 10 ml का वाइल नहीं बिक रहा, 10 ml का वाइल थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन इंसुलिन के जो वाइल जाते हैं वो 10 ml की कैपेसिटी के होते हैं, तो वो अब यूज नहीं हो रहा, नहीं सेल हो रहा, तो फिर आप उसे उठाते हैं, वापस लेकर आते हैं और उसे 1 ml या 2 ml की छोटी पैकिंग में सेल कर सकते हैं। अल्टरिंग भी इसी तरीके से आप प्रोडक्ट को अल्टर कर देते हो, पैकिंग के हवाले से मेनली होता है, प्रोडक्ट को आप अल्टर करते नहीं, क्योंकि एक दफा आपने फॉर्मुलेट कर दिया तो फिर आप रीफॉर्मुलेट करते नहीं है, इसलिए अल्टरिंग ज्यादातर रिलेटेड रहेगा पैकिंग से। ऑर्नामेंटिंग में आपने इसके ऊपर किसी किस्म की कोई डिजाइनिंग कर दी है, फिनिशिंग और ऑर्नामेंटिंग का मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, अगर फेस टू फेस क्लास होती ना तो इस पर मैं तकरीबन 10 मिनट निकाल देता। इसको फिनिशिंग और ऑर्नामेंटिंग को समझने के लिए आप जहन में कॉन्सेप्ट लेकर आइए शुगर कोटिंग का। शुगर कोटिंग है, क्लियर है आप लोगों को? शुगर कोटिंग के बारे में थोड़ा सा तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, प्लीज कमेंट, शुगर कोटिंग थोड़ी सी पढ़ी होगी, शुगर कोटिंग के बारे में आइडिया है आप लोगों को? कोई तो कमेंट कर दे। यस सर, ड्रग को जो है वो आउटर कोटिंग देते हैं शुगर आउटर, की, ताकि टेस्ट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसी में जो आखिरी स्टेप है, आखिरी स्टेप क्या होता है? ग्लॉसिंग का, पॉलिशिंग का होता है, पॉलिशिंग उससे पहले ग्लॉसिंग का होता है। तो जब आप पॉलिश कर रहे होते हैं ना, पॉलिश से आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आप उसकी फिनिशिंग कर रहे हैं, अपीयरेंस उसकी अच्छी आप लेकर आना चाह रहे हैं, तो जब आप पॉलिश कर रहे हो शुगर कोटेड ड्रग की, तो आप उसे फिनिशिंग की कैटेगरी में सिंपली ले जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ऑर्नामेंटिंग का क्या होगा? ऑर्नामेंटिंग फिनिशिंग के बाद का स्टेप है, आप मजीद उस पर डिजाइनिंग कर रहे हैं, मजीद खूबसूरत बनाना चाह रहे हैं, तो ऑर्नामेंटिंग को एक्सप्लेन करने के लिए आप 2 एग्जाम्पल ध्यान में रखें। अगर शुगर कोटेड टैबलेट के ऊपर आप कोई चीज प्रिंट करना चाहें, किसी किस्म का लोगो, किसी किस्म का कोई लेटर, तो अब वो ऑर्नामेंटिंग में आएगा। इसी तरीके से आप लोगों ने हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स जरूर देखे होंगे, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स पॉलिश हो गए, वो फिनिश फॉर्म में आ गया। अब हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के ऊपर आप लोगों ने देखा है लिखा हुआ कभी 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम? प्लीज इंडोर्स कीजिए, आप लोगों ने हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के ऊपर 250 मिलीग्राम या इस तरीके का कोई ना कोई लेटर, कोई वर्ड लिखा हुआ देखा है? इतना ऑब्जर्व भी गौर नहीं किया, मेरे ख्याल से नहीं। यस सर, मैंने देखा है। हाँ नहीं होता है, बिल्कुल बिल्कुल होता है, इसे दोबारा देखिएगा, सब में नहीं होता, किसी किसी में होता है। आमतौर पर जो ब्रांड लीडर है, अब नाम नहीं ले रहा, ब्रांड लीडर है, उसके कैप्सूल में जरूर होता है। तो ये एडिशनल चीज है, इसके बगैर भी आपकी ड्रग फिनिश्ड फॉर्म में, ड्रग में क्यों बोल रहा हूँ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल को, क्योंकि जो ड्रग की सेकंड डेफिनेशन है सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज जी ऑफ सेक्शन 3, वहां पर हार्ड जेलेटिन कैप्सूल को आपने ड्रग डिक्लेयर किया है। तो जब आपने कैप्सूल बना लिया, वो ड्रग है, उसकी फिनिशिंग कर ली, मतलब पॉलिशिंग कर ली, फिनिश्ड, ओके डन, आप पैक करके इसे सेल कर सकते हो। लेकिन उसके ऊपर जब आप कोई डिजाइनिंग कर रहे हो ना, 250 या 500 लिख रहे हो, अब ये ऑर्नामेंटिंग की डेफिनेशन में आ रहा है, आप मजीद एक्स्ट्रा ज़ेबाइश आराइश की तरफ आप लेकर जा रहे हो उसे, तो ये ऑर्नामेंटिंग है। ये 2 एग्जांपल आप ध्यान में रखिएगा, वरना ऑर्नामेंटिंग को ड्रग के एस्पेक्ट में एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिनिशिंग इसके साथ तंग करती है। ये 2 एग्जांपल ध्यान में रखिएगा, आप ऑर्नामेंटिंग और फिनिशिंग में फर्क जरूर रखेंगे ध्यान में। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बता दें, कोई यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, नो सर। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप जहन में रखिएगा, मैन्युफैक्चर तक आते आते मुझे, आप लोग तो खैर ज़हीन लोग हैं, समझदार लोग हैं, जब मैंने डेफिनेशन पहली दफा पढ़ी थी, उससे पहले तक मेरे जहन में कॉन्सेप्ट था कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब बस ड्रग को बना दो, ग्रेन्यूल्स बना दी या टैबलेट कंप्रेस कर दी, दैट्स इट, ये मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद के स्टेप्स मैन्युफैक्चरिंग में शामिल नहीं होते। लेकिन जब डेफिनेशन पढ़ी, अल्लाह ताला ने मौका दिया पढ़ने का, तो उसमें फिर पता चला कि ये जो पैकिंग है, पैकिंग, रीपैकिंग और लेबलिंग, ये ऑपरेशंस भी मैन्युफैक्चर में ही आते हैं। ठीक है,
और जब आप इन सब ऑपरेशन को कर रहे हो जिसे आपको सेल या डिस्ट्रीब्यूट करना है, तब ये तमाम के तमाम मैन्युफैक्चर में आएंगे। क्योंकि फिर एक सवाल आपके ध्यान में फौरन उठता है कि आप लोगों ने नॉर्मली लैब में एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड तो बनाया होगा या बनाने वाले होंगे, या इसी तरीके से सेकेंड ईयर की लैब में या थर्ड ईयर की लैब में आप लोगों ने मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस बनाई हैं। उन प्रिपरेशंस में ये तमाम प्रोसेसेस या मोस्ट ऑफ देम आप कर चुके हो। तो क्या आप लोगों ने मैन्युफैक्चर किया? सवाल ये ज़हन में आता है कि आपने मैन्युफैक्चर किया, और अगर मैन्युफैक्चर किया तो इसी में लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 23 कि विदाउट मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। तो क्या हम अब तक वायलेशन करते आ रहे हैं? इसका क्या जवाब देंगे? और अगर ये वायलेशन नहीं है तो फिर आसान तरीका, लैब में चीजें बनाओ, बेचो मार्केट में, फिर क्या होगा? इसमें आप लोगों का क्या ओपिनियन है? सर मैन्युफैक्चर उसको कहेंगे जब वो पेक हो, रीपेक हो, अल्टर हो, ऑर्नामेंट हो और फिनिशिंग और लेबलिंग तक हो। तो हमने तो बस बना के छोड़ दिए ना, पेकिंग नहीं की ना ये कर। नहीं, देखो ना, आपने बनाया लेबल तो बड़े खूबसूरत टूटी फ्रूटी कर बनाए होंगे ना लेबल्स, इतना तो क्या होगा? वो लेबलिंग थी ना। आपने बॉटल के अंदर भरा होगा, क्रीम बनाई होगी, कोई सिरप विरप बनाया होगा, बॉटल के अंदर डाला, वो पैक हो गया। आपके पास अलग अलग चीजें थी, आपने मिक्स किया, कंपाउंडिंग हो गई, फार्मूला को देखते हुए प्रॉपर रेशियो में मिक्स किया, फॉर्मुलेशन हो गई, बॉटल में ट्रांसफर कर दिया, फिलिंग हो गई। एग्जाम मेरे को आपने सिरप तो बनाया होगा ना, या कोई सस्पेंशन बनाई होगी, वो मेरे को सारे ऑपरेशन आ रहे हैं। तो क्या वो मैन्युफैक्चर नहीं था, या फिर उस मैन्युफैक्चर को कैसे अलग करेंगे? सर वो कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग शामिल तो हो रहा है। सर हम जो मैन्युफैक्चरिंग लैब में करते हैं, एक तो वो स्मॉल स्केल पर होता है, ऊपर से वो डॉक्यूमेंटेड भी नहीं होता। मतलब हम कोई श्योरिटी उसमें दे नहीं सकते बिल्कुल भी। तो उसकी शेल्फ लाइफ की कोई श्योरिटी नहीं है, और जो चीजें हम यूज कर रहे होते हैं वो भी, ठीक है, उसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो प्योर है या इम्प्योर है। ये तो और खतरनाक बात नहीं हो गई कि हम बना भी रहे हैं और तो फिर कुछ। वो इतनी सेफ वो तो हम अपने अपनी नॉलेज के लिए अपना, या हम ठीक है, लर्निंग पर्पस के लिए बना ठीक रहे है, बिल्कुल हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एग्री एग्री। देखिए, अच्छा, जो मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ ना, वो मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ आप लोगों के ओपिनियन का बहुत शुक्रिया। मतलब ये आप लोग शेयर करते हैं ना, तो थोड़ा हेल्दी डिस्कशन होता है, चीजें तेजी से आगे बढ़ती हैं। देखिए, कमेंट करने से पहले हम कोशिश करें कि हम पूरा टेक्स्ट पढ़ लें। ये मैं आप लोगों को लेसन दे रहा हूँ। इसी तरीके से जब तक आप कोई भी चीज पूरा एक्ट ना पढ़ लें या कोई भी चीज ना पढ़ लें, तो फिर आप किसी चीज पर कमेंट, हमारे इतना जानदार नहीं, तो हम थोड़ा शेकी शेकी से रहते हैं। तो आप लोगों ने अभी जो आप लोगों से मैंने शेयर करने का कहा था, वो आपका जनरल ओपिनियन था, जो आप लोगों ने बिल्कुल सही शेयर किया। अब हम इसको जवाब निकालने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसको पूरा पढ़ लेना, तो फिनिशिंग लेबलिंग के बाद जो वर्डिंग आ रही है, अ व्यू टू इट्स स्टोरेज, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हम जो प्रिपरेशन बना रहे थे, हम ना उसे सेल कर रहे हैं, ना उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ना उसे स्टोर कर रहे हैं, बना के लर्न, जैसा आपने कहा कि लर्निंग पर्पसेस के लिए किया, बना के छोड़ दिया। प्लस आगे मजीद स्पेसिफाई किया है। क्योंकि फिर अगर ये है तो फिर एक सवाल जहन में आता है कि ओके, फिर व्हाट्स गोइंग ऑन द फार्मेसीज? वहां भी तो आप कंपाउंडिंग कर रहे हो, वहां तो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नहीं मिलता, वहां तो बस एक फॉर्मेट में लाइसेंस मिल जाता है सेल ऑफ ड्रग का। वहां पर आप कंपाउंडिंग भी कर रहे हैं, डिस्पेंसिंग भी कर रहे हैं, वहां पर क्या होगा? तो आगे इस डेफिनेशन में इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया उस ऑपरेशन को, बट डजंट इंक्लूड द कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग और द पैकिंग ऑफ एनी ड्रग इन द ऑर्डिनरी केस ऑफ रिटेल बिजनेस। तो उसे आप मैन्युफैक्चर नहीं कहोगे। आप ड्रग बना रहे हैं, आप ड्रग बना रहे हैं, बहुत आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर है। फार्मेसी में जो लोग मतलब ठीक है, काम नहीं करेंगे, अभी तो आप लोग पास आउट नहीं हुए हो, आइडिया जरूर होगा कि फार्मेसीज कंपाउंडिंग प्लस डिस्पेंसिंग कर सकती है, कम से कम बुक्स में जरूर पढ़ा होगा। उस चीज को आप एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन का नाम देते हैं, उसे आप मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग का नाम नहीं देते, क्योंकि मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग लीगल टर्म है। और मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग अगर आप टर्म इस्तेमाल करते हो या कोई भी चीज मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन में आती है, उसके लिए यू नीड टू हैव अ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस which you don't have in the dispensing when you are dealing at the pharmacy. For pharmacy you need a license in form 8। उसमें ये मेंशन होता है कि हाँ, आप प्रोडक्ट्स को डिस्पेंस कर सकते हैं विद अ व्यू टू डिस्पेंस अ पर्टिकुलर मेडिसिन टू अ पर्टिकुलर पेशेंट अगेंस्ट अ वैलिड लीगल प्रिस्क्रिप्शन। जनरली बनाकर जनरल पब्लिक को सेल नहीं कर सकते। तो फर्क क्या हो रहा है? रिटेल बिजनेस में, रिटेल बिजनेस में आपके पास एक प्रिस्क्रिप्शन आ रही है, उस प्रिस्क्रिप्शन में जैसा लिखा हुआ है, आप उसी लिहाज से ड्रग प्रिपेयर करके उसी पेशेंट को जिसका नाम प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है, उसी को आप सेल कर रहे हो। ठीक, जनरली आप उसे सेल या डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं।
ये फर्क है। उसे आप प्रिपरेशन का नाम दे दोगे और जनरली आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करोगे। मैन्युफैक्चरिंग जनरली मेरे ख्याल है कि अब आप लोग की अंडरस्टैंडिंग पहले से बेहतर हो गई होगी। बस ये ध्यान में रखें, अगर हम जनरली देखेंगे तो हमारी लैब में जो हम काम कर रहे हैं या फार्मेसीज में जो काम कर रहे हैं वो सब मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन में आता, लेकिन हमने लैब के सारे वर्क को, ये जो हाईलाइट मैं कर रहा हूँ इसकी बेसिस पर हमने एक्सक्लूड किया, और फार्मेसीज में तो बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि आप इन पर मैन्युफैक्चर का एस्पेक्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चर का एस्पेक्ट लगेगा तो यू नीड टू हैव अ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। इधर तक कोई सवाल है? क्योंकि मेरी नज़र में यही डेफिनेशन थी जिसको मैं ज़रा ज़्यादा टाइम लगाना था और जिसके ज़रा थॉर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत थी। क्लियर है सर। क्लियर, थैंक यू। अच्छा, फिर इसके बाद मिसब्रांडेड ड्रग, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट। प्रिस्क्राइब आप लोगों को पता है। इसके बाद मेरा ख्याल है कि चीज़ें आप लोगों को पता है, ठीक है। सेल स्पूरियस ड्रग भी डिस्कस हो गई है, सब एसेंशियल ड्रग भी डिस्कस हो गई है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। डेफिनेशन, पूरी डेफिनेशंस में कोई चीज़ जो कि आप डिस्कस करना चाहें, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप डिस्कस करना चाहें? नो सर। ठीक है। अच्छा, अब सिचुएशन ऐसी है कि वी आर इन द लास्ट 10 मिनट्स ऑफ द मीटिंग। मैं ऐसा कर रहा हूँ कि ये सेशन मैं यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ, और नए सेशन का लिंक मैं आप लोगों को इसी तरीके से LMS पे शेयर करता हूँ। और नए सेशन में हम कोशिश करेंगे कि सेल ऑफ ड्रग के हवाले से ज़रा हम बात करें, क्योंकि मॉर्निंग सेशन में अगर आप में से किसी ने जो इंटरेक्टिव सेशन की वीडियो मैंने अपलोड की है वो देखी हो, तो वहां पर हम लेबलिंग और पैकिंग वहाँ डिस्कस कर लिया। आप लोग अपनी नॉलेज के लिए उसे देख लें। सेल ऑफ ड्रग वहाँ डिस्कस नहीं किया है, तो मैं चाह रहा हूँ कि सेल ऑफ ड्रग आप लोगों के साथ डिस्कस हो, ताकि ज़्यादा फायदा हो, या थोड़ा सा मोटिवेशन भी हो कि हाँ हम इस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं। तो सेल ऑफ ड्रग भी हो सकती है और एडवर्टाइजिंग रूल्स भी हो सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से करनी होती है। तो आप लोग मुझे बता दीजिए क्या चीज़ हमें डिस्कस करनी है। मैं इस सेशन को सोच के बता दें, अगली मीटिंग में स्टार्ट करता हूँ। शुरू के 2 से 3 मिनट में मुझे बता दीजिएगा कि सेल ऑफ ड्रग हमें डिस्कस करना है या एडवर्टाइजमेंट डिस्कस करनी है, कि ड्रग की एडवर्टाइजमेंट हमें किस तरीके से कर सकते हैं, रेलिवेंट रूल्स क्या हैं, ठीक है। मैं इस वक्त इसको एंड कर रहा हूँ। LMS का एक्सेस है ना आप लोग के पास, देख सकते हैं ना, कोई एक भी देख ले तो काइंडली वो शेयर कर ले सबसे। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर।